हेलो दोस्तों, उर्दू लाजिया ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये चौथी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे। आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल है कि गर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन कौन जाए, और फिर है खाली जगह पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो खाली जगह में क्या भरा जाएगा? गालिब, सौदा, मीर, ज़ौक़। तो इसका जवाब हो जाएगा ज़ौक़। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? ज़ौक़। एक बार क्या था कि दक्कन में जो है शेर व शायरी का बड़ा चर्चा था। दक्कन में वहाँ जो है शेर व शायरी का बड़ा चर्चा था। तो ज़ौक़ के पास दक्कन के राजा जो थे चंदूलाल शादा, दक्कन के जो राजा थे चंदूलाल शादा ने जो है ज़ौक़ को दिल्ली से बुलावा भेजा। ज़ौक़ को एक खत भेजा और उन्होंने कहा कि आप दक्कन चले आइए। तब उसी पर जो है ज़ौक़ ने ये शेर कहा था कि गरचा मुल्क दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो भरा जाएगा ज़ौक़ हो जाएगा। ठीक, और दक्कन में ज़ौक़ को किसने बुलाया था? चंदूलाल शादा ने। ये भी बातें मालूम रहना चाहिए। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर कि दबीर किसके बेटे थे? दबीर किसके बेटे थे, या हम इसको सवाल को इस तरह कहें कि दबीर के वालिद का क्या नाम था। दोनों बातें एक ही है। तो दबीर किसके बेटे थे? मिर्ज़ा गुलाम हुसैन। किसके थे? मिर्ज़ा गुलाम हुसैन। दबीर की एक सवाल है अबवाबुल मसाइब। अगर पूछा जाए अबवाबुल मसाइब किसकी सवाने हैं, तो वो हो जाएगी दबीर की। दबीर ने लिखी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। मरसिया के इज्जा का तायुन किसने किया था? यानी मरसिया के जो जुज़ हैं, मरसिया के जो जुज़ हैं चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत, बैन, जो उसके 8 जुज़ हैं, उसका तायुन किसने किया था? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सौदा ने सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया कहा। सौदा ने सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया कहा और मीर ज़मीर ने उसके इज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए। समझिए ना, मीर ज़मीर ने उसके इज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए। क्लियर? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मीर ज़मीर। आगे हम आते हैं अगले सवाल पर। गुलजार नसीम की तसनीफ़ से कब्ल इसके किस्से को किसने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था? ठीक है ना, तो गुलजार नसीम किसकी है? ये तो जो है दयाशंकर नसीम की है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि एक थे इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। ठीक है, एक थे इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। उन्होंने जो है एक कहानी लिखी, उसका नाम रखा गुले बकौली, और वो भी अपने दादा परदादा से सुने थे। वो कहीं लिखी नहीं थी, बस दादा परदादा से सुनते चले आ रहे थे। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली तो अपने दादा दादी से सुना उन्होंने। उसका वो गुल बकौली के नाम से वो कहानी मशहूर थी। ठीक है ना, किस नाम से? गुल बकौली। ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिए। गुल बकौली के नाम से लोक कथाओं में एक कहानी बहुत ही मशहूर थी। उसको इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने अपने दादा परदादा से सुन करके लिख दिया, और ये फ़ारसी ज़बान में लिखा था। फ़ारसी नस्र में उसका नाम रखा गुल बकौली। क्लियर हो गया ना? अगर पूछा है गुल बकौली किसकी है, तो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की। ये फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है, फ़ारसी नस्र में लिखी गई है। उसके बाद ये इतनी ज़्यादा मकबूल हुई कि उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कायम होता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में एक मुसन्निफ़ है, उनका नाम निहाल चंद लाहौरी है। उनका क्या नाम है? निहाल चंद लाहौरी। तो गिलक्रिस्ट ने निहाल चंद लाहौरी से कहा कि ऐसा है कि ये गुल बकौली इतनी ज़्यादा मशहूर है, उसको तुम फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा करो। तो निहाल चंद लाहौरी ने फ़ारसी से इसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में किया और उसका नाम रख दिया मज़हब इश्क। समझ में आ गया ना? मज़हब इश्क के नाम से इसका तर्जुमा किया, और इसका तर्जुमा ये उर्दू ज़बान में। पहले क्या था? पहले फ़ारसी ज़बान में, अब इसका तर्जुमा हो गया उर्दू ज़बान में, नस्र में था। उसके बाद क्या हुआ कि उस मज़हब इश्क का तर्जुमा दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से किया, लेकिन इन्होंने मसनवी की सूरत में लिखा इसको गुलजार नसीम के नाम से। समझिए ना? तो इसकी एक तरतीब याद रहनी चाहिए कि किसने किस ज़बान में लिखा
किसने लिखा और किस ज़बान में लिखा और किस नाम से लिखा? तो गुलबकावली इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की है फ़ारसी ज़बान में। उसका तर्जुमा मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने किया था। किसकी फरमाइश पर? गिलकिश की फरमाइश पर। और उसके बाद जो है दयाशंकर नसीम ने इसको गुलजार नसीम के नाम से मसनवी की शक्ल में लिखा। समझिए ना, तो इतनी चीज़ याद रहना चाहिए। तो इसका एक और तर्जुमा हुआ है, इस गुलबकावली का एक तर्जुमा और हुआ है, उसका नाम है खयाबान रेहान। किस नाम से हुआ है? खयाबान रेहान के नाम से इसका एक और तर्जुमा हुआ है लखनऊ में, और इसको किया रेहानुद्दीन रेहान ने। अपने नाम की मुनासिबत से उन्होंने उसका नाम रखा खयाबान रेहान। क्या नाम रखा? खयाबान रेहान, खयाबान रेहान। समझ में आ गया होगा ना? तो खयाबान रेहान ये किसका तर्जुमा है? ये गुलबकावली का तर्जुमा है। किसने किया? तो रेहानुद्दीन रेहान ने किया। अब बात क्लियर हो गई ना? चलिए सवाल देखते हैं, फिर से एक बार देख लें कि गुलजार नसीम की तसनीफ़ से कब्ल, गुलजार नसीम तसनीफ़ से कब्ल इस किस्से को किसने फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया था? मज़हब इश्क के नाम से किया था निहाल चंद लाहौरी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? निहाल चंद लाहौरी। क्लियर हो गया ना? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। किस नक्काद ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मोजज़ा कहा है? तो ये कौल है, ये कौल तो याद करना पड़ता है। ये कौल है एहतेशाम हुसैन का। ठीक है, ये क्या कहा है? इसको जो है मोजज़ा कहा है। शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मोजज़ा गुलजार नसीम को किसने कहा? एहतेशाम हुसैन ने। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मानवी एतबार से किस सिन्फ का हर शेर अपनी जगह एक इकाई होता है? क्या होता है? एक इकाई। मानी के एतबार से कसीदा, मरसिया, गज़ल, रुबाई। तो गज़ल का हर शेर जुदा गाना होता है। गज़ल में जैसे 2 मिसरे होते हैं, यानी एक एक शेर। ये गज़ल है मान लीजिए, ठीक है, ये गज़ल है, और गज़ल का हर शेर यानी ये शेर, ये शेर, ये शेर, ये शेर अपना अलग मानी रखता है। इसका अलग मानी है, इसका अलग मानी, इसका अलग मानी, इसका अलग मानी। ऐसा नहीं कि इसकी जो बात इसमें कुछ शामिल हो गई, या इसकी कुछ बात इसमें शामिल हो गई, या इसकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। गज़ल का हर शेर जुदा गाना होता है, वो अपना एक अलग मानी रखता है। समझिए ना? तो मानवीय एतबार से किस दिन का हर शेर अपनी जगह है एक इकाई होता है, तो ये हो जाएगा इसका जवाब गज़ल हो जाएगा। अगर आप नज़्म देखिए तो नज़्म भी ऐसे लिखी रहती है, नज़्म भी यही लिखी रहती है, लेकिन पूरी नज़्म का मौजू एक होता है। नज़्म में क्या होता है? एक शेर दूसरे शेर में पेवस्त होता चला जाता है, यानी पूरे कई शेर मिलाकर तब एक बात होती है। यहाँ 2 ही लाइन में पूरी बात हो जाती है। गज़ल में 2 ही लाइन में कंप्लीट बात हो जाएगी। और नज़्म में क्या होता है कि पूरी 8-10 शेर की जो भी नज़्म होगी उसमें पूरी बात कही जाती है। तो गज़ल और नज़्म में यही फ़र्क होता है। तो गज़ल का हर शेर जुदा गाना होता है, अपना एक अलग मानी रखता है। इसका जवाब हो जाएगा गज़ल। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे अगला सवाल। ज़ौक़ ने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया कि यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता। तो ये अक़वाल है, ये कौल है। ये किसका? ये काज़ी अब्दुल वदूद का कौल है। ठीक है, कौल वगैरह याद करना पड़ेंगे। किसका कौल है? काज़ी अब्दुल वदूद। ज़ौक़ ने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया है कि यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता। काज़ी अब्दुल वदूद। तहकीक का मौलम सानी किसे कहा जाता है? काज़ी अब्दुल वदूद को। काज़ी अब्दुल वदूद का ताल्लुक़ कहाँ से है? पटना से है। खुदा बख्श लाइब्रेरी से वो वाबस्ता रहे। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। मरसिया के, ये तो हो गया। अगला सवाल है, किस बादशाह ने सौदा को वजीफ़ा के अलावा जागीर भी अता की थी? ध्यान से देखिए, किस बादशाह ने सौदा को वजीफ़ा के अलावा जागीर भी अता की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। ठीक है ना? आसिफुद्दौला। लेकिन इसके पीछे जो और सारी चीज़ें जुड़ी हुई उसको देखिए, क्योंकि सवाल अब ऐसे ही पूछे जाते हैं। जब तक आप उसका सीक्वेंस सीरीज उसकी नहीं याद रहेगी तब तक जो है आप
उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि दिल्ली में शाह आलम जो बादशाह थे, जिसको गुलाम कादिर रूहेला ने अंधा कर दिया था, उनका क्या नाम था? शाह आलम बादशाह थे दिल्ली में। तो ये सौदा सबसे पहले इनके दरबार से वाबस्ता थे। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली बर्बाद हो रही थी और तमाम तरीके की तबाहियाँ आ गई। अहमद शाह अब्दाली वगैरह ने जो है दिल्ली को जमकर लूटा। तो इसके बाद ये दिल्ली छोड़ करके चले आए। इनको आना था फैज़ाबाद, लेकिन सबसे पहले ये रुक गए फर्रुखाबाद में। कहाँ रुके? फर्रुखाबाद में रुके। और फर्रुखाबाद में किस बादशाह के यहाँ रुके? इमादुल मुल्क। किस बादशाह के यहाँ? इमादुल मुल्क के यहाँ। ठीक है, तो इमादुल मुल्क के यहाँ भी कुछ दिनों तक सौदा रुके। उसके बाद फिर आगे बढ़े और कई जगह होते हुए चले आए फैज़ाबाद। कहाँ गए? फैज़ाबाद आ गए। फैज़ाबाद में जब आए तो फैज़ाबाद में जो ज़माना था वो शुजाउद्दौला का ज़माना था। किसका ज़माना? शुजाउद्दौला का ज़माना था। शुजाउद्दौला। फैज़ाबाद में किसका ज़माना था? शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे। उसके बाद जो है फैज़ाबाद में कुछ दिन थे तो वहाँ दारुल खुलाफा बदल गया, यानी राजधानी परिवर्तन जिसे कहते हैं। राजधानी बदल गई, राजधानी चेंज हो गई और हो गई राजधानी कहाँ हो गई? लखनऊ राजधानी हो गई। और जब लखनऊ राजधानी हो गई तो लखनऊ में आसिफुद्दौला थे। ये लखनऊ हो गया। लखनऊ में कौन थे? आसिफुद्दौला। लखनऊ में कौन थे? आसिफुद्दौला। तो ये इसकी तरतीब सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, लखनऊ में कौन थे? आसिफुद्दौला। तो सबसे पहले ये सौदा कहाँ थे? दिल्ली में थे। दिल्ली में किस बादशाह के यहाँ? शाह आलम के यहाँ कुछ दिन थे। उसके बाद जब दिल्ली बर्बाद हुई तो ये चले आए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में किसके यहाँ थे? नवाब इमादुल मुल्क के, और इन्होंने इमादुल मुल्क की शान में भी कसीदे कहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? फर्रुखाबाद से चले आ गए फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में शुजाउद्दौला का ज़माना था। ठीक है, इनके दरबार से कुछ दिनों तक वाबस्ता थे। फिर दारुल खुलाफा बदल गया। उसके बाद ये चले आए लखनऊ। ठीक, लखनऊ चले आए, फिर आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। इतनी चीज़ याद हो गई ना? इतनी चीज़ समझ में आ गया? तो ये किसके दरबार से वाबस्ता हो गए? लास्ट में आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। और तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? किस बादशाह ने सौदा को वजीफ़ा के अलावा जागीर भी दी? तो आसिफुद्दौला ने इनको जो है वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और जागीरें भी अता की। किसको? सौदा को। समझ आ गया ना? तो ये इसकी तरतीब और सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि फर्रुखाबाद में कौन बादशाह थे, फैज़ाबाद में कौन थे, लखनऊ में कौन थे, दिल्ली में कौन थे, किसके दरबार से ये वाबस्ता थे। ठीक, तो ये सौदा की बात हो रही थी। एक चीज़ और है कि जब सौदा दिल्ली से चले, यहाँ से जब सौदा दिल्ली से चले तो अकेले नहीं, इनके साथ मीर सोज भी थे। मीर सोज भी इनके हमरा थे, साथ साथ वो भी दिल्ली में थे। तो यहाँ पे थे सोज। उसके बाद फर्रुखाबाद, यहाँ भी सोज साथ साथ थे, इनके चल रहे थे। और फैज़ाबाद आए, फैज़ाबाद में थे साथ साथ। फिर लखनऊ आए, लखनऊ में साथ साथ थे मीर सोज। और सोज जो है आसिफुद्दौला के लास्ट में उस्ताद ही हो गए। सोज जो है लखनऊ में आसिफुद्दौला के उस्ताद हो गए। समझ आ गया ना? तो ये बातें याद रहनी चाहिए कि जब है सौदा के हमराह कौन थे तो सोज हो जाएगा। सोज आसिफुद्दौला के उस्ताद थे। सोज को पाव शायर कहा जाता है। कौन शायर? पाव शायर। 250 ग्राम। चलिए आगे अगला सवाल। मुद्दत से ना आई कोई खबर, यारान गुलिस्तां कैसे हैं, ऐ बाद सबा इतना तो बता, और सर्द व गुल और यहाँ कैसे हैं। ये शेर किसका? ये अख्तर शीरानी की नज़्म का शेर है। ये अख्तर शीरानी की। ठीक है, ये किसका है? अख्तर शीरानी। और इसमें देखिए, यहाँ देखिए, जब क्वेश्चन मार्क किसी के सामने लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है या क्वेश्चन मार्क ना लगे, सवाल पूछा जाए क्या है, कैसे है ना, यानी उसमें सवालिया जुमला हो, या सवालिया शेर हो। जैसे गाली का शेर नहीं है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, क्या है, क्यों है, कैसे, मतलब कुछ भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बीच में ही आए, कहीं भी आ जाए। अगर सवाल करने के लिए है तो उसमें एक सनात होती है, सनात इस्तेफामिया। इस्तेफामिया माने होता है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सनाते इस्तेफामिया उसका नाम है, सनाते इस्तेफामिया। तो इसमें भी इस्तेफामिया है और ये शेर है अख्तर शीरानी का। अगला सवाल, नगमे आज़ादी। नगमे आज़ादी नज़्म के खालिक कौन है? नगमे आज़ादी ये किसने लिखा है? ये लिखा है नातिक मालवी ने।
इनकी बेहतरीन नज़्म है, मशहूर नज़्म है नगमे आज़ादी नातिक मालवी। नातिक मालवी की गज़लों का मजमुआ है, उसका नाम है सुखन मोतबर। क्या नाम उसका? सुखन मोतबर, इनकी गज़लों का मजमुआ। सुखन मोतबर किसकी गज़लों का मजमुआ है? नातिक मालवी, ठीक है। और नगमे आज़ादी इनकी मशहूर नज़्म है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 75 पर। शागल जयपुरी, इनका असल नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या है? शागल, शागल। इनका असल नाम है एहतरामुद्दीन। क्या नाम है? एहतरामुद्दीन। और ये क्यों मशहूर है? इन्होंने एक तज़किरा लिखा है जयपुर के शोरा के लिए, उसका नाम है तज़किरा शोराए जयपुर। अगर पूछा जाए कि तज़किरा शोराए जयपुर किसने लिखा है? शागल जयपुरी ने। तज़किरा शोराए जयपुर, ठीक है। तज़किरा शोराए जयपुर, जयपुर के शोरा का तज़किरा लिखा है शागल जयपुरी ने। इनका जो असल नाम एहतरामुद्दीन। क्लियर हो गया ना? तज़किरा शोराए जयपुर किसका है? शागल जयपुरी का, उनका असल नाम एहतरामुद्दीन। क्लियर हो गया? अगला सवाल है सवाल नंबर 76। सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? सुबह आज़ादी बहुत ही मशहूर नज़्म है फैज़ की। फैज़ की बहुत ही मशहूर नज़्म है। ये दाग दाग उजाला ये सबे गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। ये जो है फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म है सुबह आज़ादी। अगला सवाल, सबसे पहले इल्हाम गोई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों में थे। इल्हाम गोई के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? मज़हर अली जाने जाना। इल्हाम गोई के मुखालिफ थे। हालांकि दो लोग, इनका एक और नाम आता है हातिम का, ज़हूरुद्दीन हातिम, लेकिन सबसे पहले आवाज़ इन्होंने उठाई थी, बाद में ज़हूरुद्दीन हातिम ने भी उठाई। ज़हूरुद्दीन हातिम का दीवान था, उसका नाम था दीवान ज़ादा। क्या था? दीवान ज़ादा। और मज़हर अली जाने जाना जो है एक सूफ़ी थे, बुज़ुर्ग थे, और इनके बहुत सारे मुरीद भी थे। 60,000 के आसपास उस ज़माने में इनके मुरीद थे। मज़हर अली जाने जाना, मज़हर अली जाने जाना की जो है आबरू से ज़बरदस्त अदबी चश्मक थी। आबरू से इनकी ज़बरदस्त चश्मक थी और खूब तंज़ किया करते थे। और आबरू की एक आँख में फूलत है, मतलब एक आँख ख़राब थी, तो ये जो है उन पर तंज़ करते थे। और आब हयात में लिखा हुआ है कि उनका एक शेर है, मज़हर अली जाने जाना ने शेर कहा है कि आबरू की आँख में एक गाँठ है, आबरू सब शायरों की, फिर वहाँ डाट डाट करके लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ लिखा नहीं है, डाट डाट करके लिखा है, आबरू सब शायरों की डाट डाट है, इस तरीके से। तो मज़हर अली जाना जाना की किससे ज़बरदस्त चश्मक थी? हालांकि इल्हाम गोई तमाम थी, लेकिन वो जो है आबरू पर ज़्यादा जो है तंज़ करते थे। चलिए सवाल ये हो गया। अगला सवाल है कि वली ने किस सूफ़ी बुज़ुर्ग से ख़िरक़े खिलाफत हासिल की? खिलाफत, खिलाफत मतलब हिंदी में जिसे कहते हैं उत्तराधिकारी। तो इन्होंने जो खिलाफत हासिल की थी वली ने, वो शाह अली रज़ा सरहिंदी से, ठीक है, इनसे इन्होंने खिलाफत हासिल की थी। और जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो जिनसे मिलने के लिए आए थे दिल्ली में, उनका नाम था शादुल्ला गुलशन, वो एक अलग है, ठीक है, उनसे इनका कोई टच नहीं है। ये शाह अली रज़ा सरहिंदी से खिलाफत हासिल किया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। 79 थोड़ा ध्यान से देखिए। गवासी ने अपनी मसनवी सैफुल मलूक व बदीउल जमाल किस बादशाह के अहद में तसनीफ़ की थी? ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुतुब शाह। इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद कुतुब शाह। दरअसल जो है जब ये मसनवी लिख रहे थे तो उस वक्त मोहम्मद कुतुब शाह का ज़माना था, तो इनके अहद में तसनीफ़ की है। क्या लिखा हुआ है? तसनीफ़ की है, लिखी है, खाली पूछा है, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह के बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह का ज़माना आता है। किसका? अब्दुल्ला कुतुब शाह का ज़माना आता है। अब्दुल्ला कुतुब शाह को लिखिएगा। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का ज़माना आता है, तो इन्होंने ये मसनवी जो पेश की है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में पेश की। अगर पूछा जाए कि किसके अहद में लिखी, किसके अहद में तसनीफ़ की, तो हो जाएगा मोहम्मद कुतुब शाह इसका जवाब। लेकिन अगर पूछा जाए कि गवासी ने मसनवी सैफुल मलूक और बदुल जमाल किस बादशाह के दरबार में पेश की, तो हो जाएगा, उसका जवाब क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, इतनी बात तो आपको मालूम हो गई। और एक चीज़ बता दें कि गवासी की जो थी, गवासी की चश्मक थी,
किससे चश्मक थी? गव्वासी की, गव्वासी की चश्मक थी वजही से। गव्वासी की किससे चश्मक थी? वजही से गव्वासी की चश्मक थी। समझिए ना। और वजही ने एक मसनवी लिखी थी कुतुब मुस्तरी, ये तो आपको मालूम ही है। कुतुब मुस्तरी किसने लिखी है? वजही ने लिखी है। कुतुब मुस्तरी ये किसने लिखी है? वजही ने लिखी है। और ये 12 दिन में लिखी गई, 12 किरदार है, 12 है ये, 13 नहीं है, ठीक है। तो वजही ने कुतुब मुस्तरी कितने दिन में लिखी थी? 12 दिन में। जो इन्होंने मसनवी लिखी है, गवासी ने सैफुल मलूक व बदिउल जमाल, गवासी ने जो मसनवी लिखी है सैफुल मलूक व बदिउल जमाल, वो कुतुब मुस्तरी के जवाब में लिखी है, ठीक है। किसके जवाब में लिखी है? कुतुब मुस्तरी के जवाब में लिखी गई। अगर पूछा जाए कुतुब मुस्तरी के जवाब में कौन सी मसनवी लिखी गई है? सैफुल मलूक व बदिउल जमाल। और कितने दिन में लिखी गई? वो 30 दिन में लिखा था उन्होंने। कितने दिन में? 30 दिन में लिखा था, और इन्होंने 12 दिन में ही उसको लिखा था। क्लियर हो गया ना। 12 दिन में लिखा था वजही ने, और 30 दिन में लिखा था गवासी ने सैफुल मलूक व बदिउल जमाल। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए कि कुतुब मुस्तरी के जवाब में कौन मसनवी? सैफुल मलूक व बदिउल जमाल। कुतुब मुस्तरी कितने दिन में? 12। सैफुल मलूक व बदिउल जमाल ये कितने दिन में लिखी गई? वो 30 दिन में लिखी गई, और लिखी गई 1624 में। जो गवासी ने लिखा था वो लिखी थी उन्होंने 1624, और इन्होंने लिखी है इसको 1609। वजही ने जो लिखी थी वो लिखी थी 1609, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कुली कुतुब शाह की महबूबा कौन थी? कुली कुतुब शाह की महबूबा का नाम था भागमती। बचपन में ही भागमती नाम की एक रक्कासा थी, रक्स करती थी, नाचने वाली थी, उससे जो है इनका इश्क हो गया था। उसके बाद जो है जब ये बादशाह हुए तो उससे उन्होंने शादी की, और उसके बाद हैदराबाद का जो शुरुआती नाम है पहले भागनगर था, वो अपनी माशूका के मुनासिबत से उन्होंने भागनगर रखा था, बाद में उसका नाम हैदराबाद किया। समझ में आ गया ना। तो ये कुली कुतुब शाह की महबूबा भागमती थी। और यही कुली कुतुब शाह और भागमती के जो किस्सा, ये तो असल कहानी हो गई, ये असल ज़िंदगी की कहानी है। कुली कुतुब शाह की जो माशूका थी भागमती थी, एक रक्कासा थी, और इसी कहानी को जो है कुतुब मुस्तरी में रखा गया है, लेकिन वहाँ उसको रक्कासा नहीं कहा गया है, ठीक है। और भागमती की जगह वहाँ उसका नाम मुस्तरी रखा गया है। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। मरसिया गालिब किस किस्म का मरसिया है? पाबंद, शख्सी, करबलाई, असूली। ये शख्सी मरसिया है। मरसिया गालिब ये किसने लिखा था? हाली ने लिखा था। जब हाली के उस्ताद गालिब का इंतकाल हो जाता है तब जो है हाली ने अपने उस्ताद का मरसिया लिखा था, ठीक है। मरसिया गालिब तरकीब बंद हैयत में लिखा गया। किस हैयत में? तरकीब बंद हैयत में लिखा गया मरसिया गालिब, और ये एक शख्सी मरसिया है, इसको लिखा है हाली ने, ठीक है। इसी तरीके से एक मरसिया आरिफ भी है, तो लेकिन वो गालिब ने लिखा था। वो अपने बीवी के भांजे, उनका नाम था ज़ैनुल आबिदीन आरिफ, तो जब उनका इंतकाल हो जाता है तो गालिब ने जो है आरिफ का मरसिया लिखा था, मरसिया आरिफ के नाम से। तो मरसिया आरिफ किसने लिखा? गालिब ने। और मरसिया गालिब किसने लिखा? हाली ने। समझ गया ना। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। अमीर खुसरो के कलाम पर खुसूसन दोहों, गीतों, ठुमरियों पर किस ज़बान का असर दिखाया था? ब्रज भाषा। सबसे पहले क्या था? ब्रज भाषा तो ही थी। उनके तमाम कलाम में जो है, अमीर खुसरो के तमाम कलाम में ब्रज भाषा के असरात दिखाई देते हैं, क्योंकि दिल्ली और आगरा का इलाका जो था, आगरा मथुरा का इलाका, वो ब्रज भाषा का इलाका था, और इनके कलाम में ब्रज भाषा पाई जाती है अमीर खुसरो के। उर्दू नज़्म के अव्वलीन और कदीम तरीन नमूने किस शक्ल में मिलते हैं? तो ये दोहे में मिलते हैं। सबसे पहले दोहा था, ठीक है, सबसे पहले दोहा था। दोहे से ही उर्दू शायरी की इब्तिदा होती है, दोहे से ही उर्दू शायरी की इब्तिदा होती है। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। उर्दू पर हरियाणवी असरात पर कौन जोर देता है? यानी किसने बताया कि उर्दू हरियाणा में पैदा हुई? तो हरियाणा जब लफ्ज़ आ जाएगा तो आप जान जाइएगा कि मोहिउद्दीन कादरी जोर का कौल है। मगधी किस इलाके की प्राकृत है? मगध जो है ये जनूबी बिहार की है, ठीक है ना। मगध जो है
किस इलाके की है? ये जनूबी बिहार की है। मथुरा में क्या है? मथुरा में ब्रज भाषा है। मथुरा और आगरा जो इलाका है यहाँ ब्रज भाषा के असरात है। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? महाराष्ट्री। कश्मीर और पंजाब में पिसाची। ठीक, इसमें क्या बोली जाती है? कश्मीर पंजाब में, ये सब याद रखिए, कश्मीर पंजाब में पिसाची, जनूबी बिहार में मगधी, मथुरा में ब्रज भाषा और महाराष्ट्र में महाराष्ट्री। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा जनूबी बिहार। क्लियर हो गया ना? चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।